नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश नोडिया और कल जो हमारा टॉपिक था, कल हम लोगों ने जो हिंदी का सिलेबस है उसको डिस्कस किए थे और साथ ही हम लोग देखते हैं कि जो स्वर है या वर्णमाला है उसको काफी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और उसमें स्वर भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं जिसमें हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और अयोग वाह के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? किसके बारे में? व्यंजन वर्णों के बारे में और अयोग वाह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यंजन। ठीक है ना? तो किसे कहेंगे व्यंजन? याद रखिएगा, व्यंजन किसे कहेंगे? तो वे वर्ण, याद रखिएगा, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से? तो स्वर की सहायता से लिखे एवं पढ़े जाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यदि स्वर की सहायता ना ली जाए, किसकी सहायता ना ली जाए? स्वर की सहायता ना ली जाए। ठीक है ना? तो इन्हें किस रूप में दर्शाया जाता है? तो इन्हें हलंत के रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में दर्शाया जाता है? तो हलंत के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि यदि बात करें, ठीक है ना, जैसे क, ख, ग, गह, ये क्या है? ये शुद्ध रूप से क्या है? व्यंजन वर्ण है। याद रखिएगा, शुद्ध रूप से क्या है? यह है व्यंजन वर्ण है। और इनके उच्चारण में जो है, ठीक है ना, वायु में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है वायु में? तो अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे, जो स्वर की सहायता से लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि स्वर की सहायता ना ली जाए तो इन्हें किस रूप में दर्शाया जाता है? तो हलंत के रूप में दर्शाया जाता है। ये जो हलंत है इसको कहते हैं हलंत, हलंत के रूप में दर्शाया जाता है। और हलंत वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर हम आगे चर्चा करते हैं व्यंजन वर्णों की। यदि बात करें तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या की यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? व्यंजन वर्णों की यदि संख्या की बात करें तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33 है व्यंजन वर्णों की मूल रूप से कुल संख्या। ठीक है ना? यदि इनके प्रकार की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रकार की बात करें कि व्यंजन को कितने भागों में या कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है, तो व्यंजन वर्णों को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में। पहले हम लोग बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। ठीक है ना? दूसरा कौन सा हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना? तीसरे यदि व्यंजन की वर्ण की बात करें तो वह हो जाता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है ना? यदि चौथे व्यंजन वर्ण की बात करें तो वह कहलाता है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण उन्हें कहा जाता है। ठीक है ना? कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। एक अन्य प्रकार इसका हो जाता है जिसे कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या कहा जाता है इसे? द्विगुण व्यंजन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना? तो मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 2 एडिशनल प्रकार हो जाते हैं इसके, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इसके अलग से 2 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो स्पर्श व्यंजन कैसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन वर्ण जो जिह्वा के स्पर्श मात्र से क्या हो जाते हैं? उच्चारित हो जाते हैं। ऐसे
व्यंजन वर्ण जो जिह्वा के, ठीक है ना, स्पर्श मात्र से क्या हो जाते हैं, उच्चारित हो जाते हैं। याद रखिएगा, क्या हो जाते हैं, उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या है 25। कितनी है इनकी कुल संख्या, तो 25 है इनकी कुल संख्या। और जहां पे जिह्वा का स्पर्श होता है उस पे आधार पर देखा जाए तो उसका उच्चारण स्थान यहां पर निर्धारित किया गया है। जैसे कि हम बात करें, ठीक है ना, जिह्वा जहां पर स्पर्श करती है और वहां से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको उसका क्या माना गया, उच्चारण स्थान माना गया है। और उसी के आधार पर जो है स्पर्श व्यंजनों को, किसको, स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में, तो 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में, तो 5 वर्गों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला देख लेते हैं हम, का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग, और क्या कहलाता है ये, पा वर्ग इसे कहा जाता है। ठीक है ना। इसका का वर्ग की जो व्यंजन वर्ण है इनका उच्चारण क्या रहेगा, कंठ से। कहां से रहेगा, तो कंठ से इनका उच्चारण रहेगा। ठीक है ना। चा वर्ग का तालु से। ठीक है ना। इसका क्या रहेगा, मूर्धा से। ये इसका कहां से रहेगा, तो इसका रहेगा दंत से। और इसका जो उच्चारण स्थान रहेगा वह कहलाएगा ओष्ठ से। कहां से रहेगा, ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान रहने वाला है। ठीक है ना। ये क्या है, 5 वर्ग हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, उच्चारण स्थान हो जाएंगे। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है ना। तो का वर्ग में का, का, खा, गा, घा और ये इंगा। ठीक है ना। चा, छा, जा, झा और ये या। ठीक है ना। फिर टा, ठा, डा, ढा और ये णा। ठीक है ना। फिर ता, था, दा, धा और ये ना। ठीक है ना। और ये पा, 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 भा और ये कहलाएगा मा। ठीक है ना। ये क्या हो जाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, या इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और ये 5 जो वर्ण हैं, ये कितने वर्ण हैं, ये 5 वर्ण, ये कहलाते हैं पंचमाक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो पंचमाक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है पंचमाक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, तो पंचमाक्षर इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो पंचमाक्षर है इनको ही हम क्या कहते हैं, तो अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। जैसे अम की मात्रा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो जो पंचमाक्षर है वह किसके बदले प्रयोग किए जाते हैं, या जो अम की मात्रा है उसका किसके बदले प्रयोग किया जाता है, तो पंचमाक्षर की जगह उनका प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है ना। तो ऐसा आप चार्ट बना लीजिएगा। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनका उच्चारण हो सकता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है ना। और ये क्या हो जाते हैं, पूरे 25 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना। ये लास्ट वाले वर्ण के कहलाते हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है ना। और किसके बदले प्रयोग किए जाते हैं, तो इनके बदले क्या प्रयोग किया जाता है, तो अम की मात्रा का या अनुस्वार का इनका बदले प्रयोग किया जाता है। आपको याद में रखना है। ठीक है ना। अब हम
दूसरे वर्ण की दूसरा प्रकार जो व्यंजन है उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा प्रकार है? तो अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना। अब अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में ठीक है ना, वायु में क्या होता है, घूर्णन उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? घूर्णन उत्पन्न होता है। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत उदाहरण कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं? तो इसके अंतर्गत या, र, ला और वा जो वर्ण है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो चार वर्ण हैं इनके उच्चारण वायु में क्या होता है? घूर्णन उत्पन्न होता है। क्या होता है? घूर्णन उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण वायु में घूर्णन उत्पन्न होता है, ऐसे व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण या, रा, ला और वा इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करते हैं हम? स्पर्श व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। वायु में क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन वर्णों की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी है? तो 4 है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हो जाते हैं? तो यह, शा, शा, सा और ये हा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तीनों सा और हा किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। याद रखना, ये 3 मुख्य प्रकार हो गए किसके? व्यंजनों के। और 2 अलग से जो प्रकार पढ़ने हैं हमको उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कहलाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना। तो पहला क्या है? संयुक्त व्यंजन। और दूसरा जो है वो हमको द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ना है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, या बने हों, ऐसे व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत छा, त्रा, ज्ञा और स्रा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। छात्रा, ज्ञा और स्रा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो छा है इसका निर्माण किससे हुआ है? का और सा से। ठीक है ना। त्रा का निर्माण किससे हुआ है? आधा ता और रा से। ठीक है ना। ऐसे ज्ञा का निर्माण जा और या से इसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार स्रा जो है इसका निर्माण आधा सा और पूर्ण रा से इसका निर्माण हुआ है। आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। इनके निर्माण की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किन वर्णों के मेल से इनका निर्माण होता है। ठीक है ना। किन वर्णों के मेल से क्या होता है? इनका निर्माण होता है। ये भी याद रखना आवश्यक है। यहाँ पे दूसरी चीज जो याद रखनी आवश्यक है, इसमें का क्या है? आधा है और सा पूरा है। ता आधा है और रा पूरा है। याद रखिए जो पहला वर्ण रहेगा वो यहाँ पर क्या है? आधा है और दूसरा वर्ण यहाँ पर क्या है? पूर्ण रूप में है, मतलब उसमें स्वर क्या है? मतलब मिला हुआ है। ये याद रखना है आपको। तो ऐसे वर्ण के कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जो दो भिन्न व्यंजनों के क्या है? मेल से बने हैं। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं हम द्विगुण व्यंजन की। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं? द्विगुण व्यंजन की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जो भाषा और लिपि में तो मान्य है। ठीक है ना। क्या है? इनको मान्यता प्राप्त है, परंतु वर्णमाला में अपना स्थान यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। मतलब यह मतलब दो गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आ जाते हैं, ढ़ और एक ढ़। ठीक है ना। अब इन दोनों के नीचे क्या हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। याद रखना है आपको, क्या लगा हुआ है?
नुक्ता लगा हुआ है और इन दोनों के उच्चारण वायु में क्या होता है, हल्का सा घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, हल्का सा घर्षण उत्पन्न होता है, याद रखना है। ठीक है ना। और इनका जब प्रयोग किया जाएगा तो इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, मेंढक लिखा मैंने, या दूसरा उदाहरण यहां पर लिखा मैंने ढक्कन। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने लिखा यहां पर डमरू। ठीक है ना। और यहां पर लिखा लड़का। क्या लिखा मैंने, लड़का। ठीक है ना। जब प्रारंभ में शब्द है, याद रखिएगा, यदि शब्द के प्रारंभ में शब्द है या वर्ण है तो वहां पर नुक्ता का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, यहां पर भी नहीं किया गया है और यहां पर भी नहीं किया गया है शब्द के प्रारंभ में। परंतु हम लोग देखते हैं जब मध्य में प्रयोग हुआ है इसका, ढ़ और ढ़ का, ठीक है ना, तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, तो नुक्ता का यहां पर प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, यहां पर नुक्ता का प्रयोग किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ऐसे व्यंजन वर्ण, ठीक है ना, जो भाषा और लिपि में मान्य है परंतु वर्णमाला में स्थान नहीं पा सके हैं और जो दो प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब द्विगुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे व्यंजन वर्णों को कहा जाता है, तो द्विगुण व्यंजन वर्ण इन्हें कहा जाता है, याद रखना है। और इसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ढ़ और ढ। ठीक है ना। तो जो व्यंजन वाली क्लास है ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। कल हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।